हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो आया 1913 में, लेकिन बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ चुका था 1911 में। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिन्हें बोहर ने दूर किया, या हम ये कह सकते हैं कि बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई किया। ओके, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी गोल्ड फॉइल पे। ओके, और उस बम्बार्डमेंट से जो रिज़ल्ट आया उससे उन्होंने हमें बताया कि किसी भी एटम में उसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के अंदर किसी एक स्मॉल प्लेस में सेंटर्ड होता है। इस स्मॉल प्लेस को बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, लेकिन रदरफोर्ड ने एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, या हम ये कहें कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि है एटम की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। मतलब रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अपने किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते एनर्जी भी इमिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड फाइनली ज़ीरो हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाता है तो उसके बाद जो एटम का एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं होता। तो देखो, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो सर्कुलर पाथ पे या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो जैसे जैसे वो रिवॉल्व करेगा ये एनर्जी एमिट करेगा और इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, जिससे इसके ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कम होती जाएगी एंड फाइनली रेडियस हो जाएगी ज़ीरो और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक था, किसका? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का एक ड्रॉबैक था। इसके अलावा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक और ड्रॉबैक था, जिसमें वो उनके एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम होता है एटम का वो कॉन्टिन्यूअस होगा। पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो रदरफोर्ड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये दो मेन ड्रॉबैक्स थे, जिनमें से जो ये ड्रॉबैक है, फर्स्ट ड्रॉबैक स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको बोहर ने अपने मॉडल में कवर किया और उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया जिससे ये जो ड्रॉबैक था इसको दूर किया जा सका। ठीक है, तो अब बोहर की बात करते हैं। बोहर का मॉडल क्या था, बोहर ने क्या बताया? देखिए, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, बोहर के एटॉमिक मॉडल का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है? बोहर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो करते हैं, नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ये कंफर्म है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हर पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो हर पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे। अब वो फिक्स ऑर्बिट डिसाइड कैसे होंगे या डिटेक्ट कैसे होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जिनमें इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है, वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो ना। इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। तो
तो जब ये जिस ऑर्बिट में h/2 के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और सब जगह वो नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे h क्या है, h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बोहर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया वो प्लैंक्स की थियरी के बेसिस पे दिया, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जैसे 1 2 3 इस तरह का कोई इंटीजर नंबर है, ओके। सेकेंड जो पॉस्टुलेट दिया बोहर ने, उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल है, इन ऑर्बिट्स को बोला जाएगा स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, या इन्हें कह सकते हैं फिक्स ऑर्बिट, ओके, इन्हें कह सकते हैं फिक्स ऑर्बिट। और जब इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा तो वो किसी तरह की कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट एनर्जी इन do not emit energy when it revolves in stationary orbit, when it revolves in stationary orbits, okay। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई किया और कंफर्म किया इस चीज़ को कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स ओके, तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था स्टेबिलिटी को लेकर, उसको बोहर ने अपने पोस्टुलेट से मॉडिफाई किया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमेंगे तो वो एनर्जी इमिट नहीं करेंगे, इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली घूमते रह सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इन ऑर्बिट्स में। तो इस तरह एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहेगा, एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हो सकता, ओके। तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड का, मतलब हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं जैसे कि ये पहला और पोस्टुलेट हो गया और ये दोनों सेकंड पोस्टुलेट हो गए, ये फर्स्ट और ये दोनों सेकंड पोस्टुलेट हो गए। थर्ड जो पोस्टुलेट बोहर ने दिया, थर्ड पोस्टुलेट में बोहर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट्स में तो वो एनर्जी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है ना। अगर हम किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराएं फ्रॉम आउटसाइड, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा, और एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, राइज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ता है तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे थर्ड जो पोस्टुलेट है उसको हम कह सकते हैं, इफ एनर्जी is given to the electron revolving in stationary orbit, then क्या होगा तब, it accept the energy and jumps into higher energy, या ये कह दें jumps into higher orbit, jumps into higher orbit, ओके। ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए, सपोज करिए ये है एटम, ओके, सॉरी ये है हमारा एटम का न्यूक्लियस, ओके, और ये है वो ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इसको हम मान लेते हैं ये है स्टेशनरी ऑर्बिट, ये है स्टेशनरी ऑर्बिट, ओके। हमने और यहाँ पर ऊपर हम एक हायर ऑर्बिट बना लेते हैं, ये हमारा एक हायर ऑर्बिट हो गया। सपोज करिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी देते हैं
एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा और ये जंप कर जाएगा किसी हायर एनर्जी लेवल पे। ये है आपका हायर ऑर्बिट। ओके, ये है आपका हायर ऑर्बिट। तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ही घूमने लगेगा। जैसे आपको घर में अगर घर वाले पैसे देते हैं कि जाओ भाई घूम के आओ कहीं पे, तो आप पैसे लेते हो, फिर आप जाते हो, पैसे खर्च करते हो ना। ऐसा तो नहीं कि पैसे लेकर गए तो घर वापस नहीं आओगे। पैसा आपने लिया, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा, आप गए, उस पैसे को खर्च किया, अपनी एनर्जी को वेस्ट किया, एनर्जी लूज़ हुई, फाइनली आप फिर घर लौट के आ गए। वही इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हो रहा है। ये हायर ऑर्बिट में गए, यहाँ ये ज़्यादा देर तक नहीं रुकते, यहाँ पर ये मैक्सिमम रुकते हैं 10⁻⁻8 सेकेंड तक। और इसके बाद ये क्या करेंगे, ये वापस आ जाएंगे अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में, लेकिन वापस आते समय एनर्जी ये एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये एनर्जी जो इन्होंने यहाँ पे ली थी उसको वो एमिट करते हुए वापस अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाएंगे। और किस फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह से है कि जैसे मान लो घर वाले आपसे बहुत खुश हो गए किसी दिन और उन्होंने कहा लो हम आपको इतने पैसे देते हैं, जाओ आप घूम कर आओ कहीं पे। तो आप पैसे लेते हो, आपके पास पैसे आ जाते हैं, मतलब आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। आप घूमने जाते हो, वहाँ पे जल्दी से जल्दी पैसे खर्च करते हो, जितनी जल्दी जितना हो सकता है आप जल्दी से जल्दी घूमते हो, पैसे खर्च करते हो, खाते पीते हो। फिर पैसे ख़त्म हो गए, एनर्जी ख़त्म हो गई, फिर वापस लौट के कहाँ चले जाते हो, घर चले जाते हो। वही सेम इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है। ये स्टेशनरी ऑर्बिट इनका घर है, इनको पैसे दिए गए, एनर्जी दी गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया, ये बाहर गए, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ा, ये बाहर गए, हायर ऑर्बिट में चले गए। लेकिन वहाँ ये ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर इस एनर्जी को एमिट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में वापस लौट आएंगे अपने घर स्टेशनरी ऑर्बिट, और फिर यहीं घूमने लगेंगे। और जब वो यहाँ घूमते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं, तो किसी तरह की कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ या न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने वाले हर ऑर्बिट में नहीं होते, हर पॉसिबल ऑर्बिट में नहीं होते। वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा। ओके, इन ऑर्बिट्स को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल है, इन ऑर्बिट्स को हम बोल देंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिक्स ऑर्बिट्स। ओके, जब इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे तब वो किसी तरह की कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में वो एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर उनको बाहर से कोई एनर्जी दी जाती है तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, जिससे उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और वो कहाँ चले जाएंगे, हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे। लेकिन हायर ऑर्बिट में वो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। ऐसा नहीं कि वो उसी में घूमने लगेंगे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता है। हायर ऑर्बिट में जाएंगे, वहाँ पर वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेंगे और फिर अपनी जो एनर्जी उनके पास है उसको लूज़ करते हुए वापस चले आएंगे स्टेशनरी ऑर्बिट में। और एनर्जी को किस फॉर्म में लूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। आई होप बोहर का एटॉमिक मॉडल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने रदरफोर्ड के उस ड्रॉबैक को, जिसमें रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, वो उन्होंने अपने एक पोस्टुलेट से डिस्क्राइब करने की इसको कोशिश करी। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अल्टीमेट है, इसमें कोई कमी नहीं थी, इसमें भी कमियां थी, ये भी कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उसकी क्या क्या कमियां थी, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना सारी चीज़ों को, आप इससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, एग्जाम में ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको। ये क्वेश्चन अकेले 3 नंबर में आता है आपके पेपर में। बस आपको ये बताना रहता है कि एटॉमिक मॉडल जो था रदरफोर्ड का, उसमें क्या क्या पोस्टुलेट्स उन्होंने यूज़ किए थे। ओके, ठीक है, अब अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। अगर हम इनके ड्रॉबैक्स की बात करें तो
देखिए मेरा ये जो डस्टर जिसे मैंने बना रखा है ना, ये थोड़ा सा भीगा हुआ है आज, तो जब भी मैं इससे बोर्ड को साफ़ करता हूँ तो बोर्ड गीला हो जाता है, फिर मुझे इसे सुखाना पड़ता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कई बार मैंने हाथ से ही मिटा दिया है ताकि बोर्ड गीला ना हो, फिर लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो असुविधा के लिए खेद है। चलिए ड्रॉबैक्स पे आते हैं। आपका एग्ज़ाम आ रहा है बच्चों, और एग्ज़ाम में आप एक चीज़ ध्यान रखना, अपने दिमाग को आप जितना शांत रखोगे, जितना उसे खाली रखोगे, खाली रखने का मतलब है कि जो फालतू की चीज़ें हैं ना, जो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती हैं ना, उनको दिमाग में अभी मत भरिए, उनको अभी दिमाग से बाहर रखिए। अभी आप दिमाग को शांत रखिए, दिमाग को खाली रखिए, और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बस आप उन्हें अभी इसमें भरो। दिमाग आपका एज एक कमरे की तरह है जिसमें फालतू की चीज़ें, कबाड़ मत भरो अभी उसको एकदम खाली रखो, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ों को आप उसमें स्टोर कर सको। अगर आप भर दोगे ऐसी जंग चीज़ों से आप भर दोगे दिमाग को, तो अच्छी चीज़ें कहाँ रखोगे फिर ना। तो अभी जब तक आपका एग्ज़ाम जब तक अभी चल रहा है, जब तक अभी आप एग्ज़ाम के फेज़ में हो, एग्ज़ाम मोड को ऑन रखो और फालतू की चीज़ों को दिमाग से दूर रखो, अच्छी चीज़ों को भरो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इससे आपका जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ड्रॉबैक्स पे आते हैं। देखो, हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिनका एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। मतलब कि मोमेंटम और पोजीशन को हम किसी भी एटम में या किसी भी मटेरियल के मोमेंटम और उसके पोजीशन को एक साथ हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये पहला ड्रॉबैक है बोहर के एटॉमिक मॉडल का। इन्होंने हाइजेन के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, या इनका जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। हाइगेंस अलग साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग अलग साइंटिस्ट हैं। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो इट डू नॉट फॉलो द uncertainty principle ऑफ हाइजेनबर्ग। ओके, नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है ज़ीमैन इफेक्ट, एक होता है ज़ीमैन इफेक्ट, और एक होता है स्टार्क इफेक्ट। ओके, एक होता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क का मतलब टोनी स्टार्क, एवेंजर्स ना, नहीं टोनी स्टार्क नहीं है, ये दूसरा स्टार्क है। देखो ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है। ज़ीमैन इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी भी एटम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर उन्हें हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस कई कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाया। ठीक है, तो ज़ीमैन इफेक्ट को बोहर का एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब नहीं कर पाया। और ज़ीमैन इफेक्ट रिलेटेड किससे है, तो ये आप याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, मतलब अगर किसी एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाती हैं तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती हैं, लेकिन इस फिनोमेना को बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिमिलरली जो स्टार्क इफेक्ट है उसे भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जब किसी एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती हैं, जैसे कि ज़ीमैन इफेक्ट में हो रहा था। लेकिन बोहर का एटॉमिक मॉडल इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये रिलेटेड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। ज़ीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। देखो मैंने स्टार्ट लिखा था भाई, उसको गलत मत लिखना, उसको सही कर लेना। ओके, नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है, दे ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैटर के डुअल नेचर के बारे में अपना एक थियरी दिया था। ओके, अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी। तो इनका जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो दे ब्रॉगली के डुअल नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो दे ब्रॉगली के डुअल नेचर
को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना। तो इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दे ब्रॉगली डुअल नेचर। ओके, दे ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मटीरियल। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल दे ब्रॉगली के डुअल नेचर को भी एक्सप्लेन करने में असफल रहा। एक और ड्रॉबैक है इनका। आप तो सोच रहे हैं सर इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं एटॉमिक मॉडल में पॉस्टुलेट्स तो 3 ही 4 हैं, ड्रॉबैक्स इतने सारे हैं। तो कोई भी लॉ, कोई भी एटॉमिक मॉडल, चाहे वो बोहर का हो चाहे वो रदरफोर्ड का है, वो अल्टीमेट नहीं था, कमियां थी उसमें। तो उन कमियों को जानना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इन्होंने हेल्प नहीं करी, इन्होंने बहुत हेल्प करी। बोहर और रदरफोर्ड ने एक तरह से रिवॉल्यूशन ला दिया। ठीक है, ठीक है। इसका अगला ड्रॉबैक हम लोग देखते हैं। अगला ड्रॉबैक इसका है जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना। तो इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था जो आपको बिल्कुल जानना ज़रूरी है, ऐसे एटम जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में रदरफोर्ड का बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो इट वाज नॉट गिवन एनी explanation about the atoms spectral lines which have more than one इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। तो आई होप आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। सब अच्छा होता है, जो आप करते हो उसका रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलता है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके अच्छे से पढ़ाई पे फोकस रखिए, आप मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो जहाँ भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।